ये ऑन हो गया जो उसमें। ओके जी, देन देयर इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है ना वो पर्सपेक्टिव। These institutional investors are basically making investment for the long term, and for the long term what they are basically doing is they are expecting an increase in the share value or increase in the share value growth जो है ना उसमें। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि दो बेनिफिट्स मेन जो है ना वो आप शेयर इन्वेस्टमेंट पे ले सकते हैं, एक रेवेन्यू गेन है और कैपिटल गेन है। तो जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव में आपका जो मेन टारगेट है वो क्या है जी, कि शेयर वैल्यू ग्रोथ है, कि जो शेयर की वैल्यू है या मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है वो क्या करे, ओवरऑल ग्रो करे। तो अब उसके ग्रो करने का तरीका कार क्या है कि कंपनीज अगर डिविडेंड्स नहीं भी पे करती बल्कि उस पैसे को रिटेन करके री इन्वेस्ट कर देती हैं, तो उस री इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि ओवरऑल कंपनी जो है वो ग्रो करेगी और ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ के साथ जो उनकी जो शेयर प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज होंगी। दूसरा कॉन्टेक्स्ट वही जो पहले भी डिस्कस किया था कि बुक क्लोजिंग के बाद जब डिविडेंड्स पे होते हैं तो डिविडेंड पेमेंट की वजह से जो शेयर प्राइस में से उसकी जो डिडक्शन होती है तो फॉर द टाइम बीइंग जो शेयर प्राइस है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जब कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर रही तो वो शेयर प्राइस जो है वो मेंटेन रहती है, बल्कि आने वाले टाइम में अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं या कंपनी ग्रो कर रही है तो शेयर प्राइस मजीद जो है वो इंक्रीज हो जाएगी जो है ना उसमें। Ability to evaluate the performance, since they are making long term investment, they are the ones who are having the professionals, ठीक है, associated with them. They have the people who are actually making investments or managing the funds. So these professional experts can evaluate, or they can evaluate the ability, they have the ability to evaluate the performance of the company. यार आज मैं सुना टेलीनॉर दा बहुत फिट है थे। Okay, ji. Then there is the power and ability to influence the boards. Since they are the institutional investor, they have the board representatives with themselves, so they have the ability to influence the board. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, they have representative directors on the board. तो इनकी क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है ना वो एसोसिएशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस लॉन्ग टर्म एसोसिएशन की वजह से दे इंश्योर दैट दे हैव सम रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड, और बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से ये बोर्ड के जो डिसीजंस हैं उनको भी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। बट डू दे हैव द टाइम टू पे अटेंशन टू एवरी सिंगल कंपनी? हाँ जी, क्या ख्याल है आपका जी अली? यस सर, मेरा एक क्वेश्चन था, पहले अगर मैं वो कर लूं। जी जी प्लीज पूछिए आप। सर ये जो इससे पिछला पॉइंट है, टू एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस बोर्ड, सर जो डिसीजंस होते हैं वो तो इंडिपेंडेंटली नहीं होने चाहिए, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस? नहीं, इन्फ्लुएंस तो देखें इंडिपेंडेंटली तो ये तो परफेक्ट सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं ना कि बिल्कुल अनबायस्ड डिसीजन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जो डिसीजंस हैं उसके अंदर जो मेजॉरिटी आपके शेयर होल्डर्स होते हैं या जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं के पर्सपेक्टिव में डिसीजन जो है ना वो हो रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि पावर के अंदर वो होते हैं, मेन जो कंट्रोल है वो उनके पास है, तो जिस तरह से वो कंपनी को रन करना चाह रहे होते हैं, गवर्न करना चाह रहे होते हैं, उसी के कॉन्टेक्स्ट में वो होगी बात। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो अपने आप को जो है ना वो एक्सपेंड करना चाहते हैं, जो है ना वो इंक्रीज जो है ना वो करना चाहते हैं जो है ना उसमें, या फॉर एग्जांपल इस तरह से है कि आपके पास दो ऑप्शन है कि आपने जो है ना वो कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको फंड्स की जो है ना वो जरूरत है। अब फंड जो है वो इक्विटी फाइनेंसिंग से भी आप रेज कर सकते हैं और डेट फाइनेंसिंग के साथ भी रेज कर सकते हैं। जब आप इक्विटी इशू करेंगे तो बेसिकली इट्स डाइल्यूजन ऑफ पावर जो है ना उसमें, कि जाहिर सी बात है कि अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उन शेयर्स को नहीं परचेज करते तो ओवरऑल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होने की वजह से उनकी जो परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं अपनी पावर को रिटेन करने के लिए इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग द इक्विटी व्हाट दे डू, दे कैन यूटिलाइज द रिटेन्ड अर्निंग्स, उसको भी कर सकते हैं। दूसरी साइड पे वो ये भी कर सकते हैं कि वो डेट फाइनेंसिंग की तरफ जो है ना वो चले जाएं। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स या उनके पर्सपेक्टिव को जो है ना वो सर्व करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डिसीजन लेते हैं वो ये है कि हम इक्विटी फाइनेंस की बजाय क्या करते हैं, डेट फाइनेंसिंग की तरफ चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल हो सकता है
कि जो वहां पे कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन उनकी है, तो जो बोर्ड है वो किसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेगा? जो कंट्रोलिंग या मेजॉरिटी जो है वो शेयर होल्डर्स हैं। तो बात आपकी ठीक है कि होना ऐसे ही चाहिए कि अनबायस्ड होने चाहिए, बट नॉर्मली दीज थिंग्स आर नॉट अनबायस्ड। मेजॉरिटी जो डिसीजन होते हैं उसमें जो कंट्रोलिंग या आपके जो कह लें कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस मैटर करता है। इसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने ये चीज जो है ना वो प्रपोज की है कि प्रीवियसली देयर वाज अ रिकमेंडेशन दैट देयर शुड बी एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। उसी चीज को उन्होंने इनहेंस करके अब ये कर दिया है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड, कि जितने ज्यादा अनबायस्ड लोग होंगे बोर्ड में, इतने ज्यादा जो डिसीजंस होंगे वो क्या होंगे, अनबायस्ड होंगे, वो उतने ही ज्यादा जो है ना सब स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट के लिए होंगे, सिर्फ मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को सर्व नहीं कर रहे होंगे। ओके सर, ओके, ठीक थैंक है यू। जी। तो जो क्वेश्चन था, डू द इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैव द टाइम टू पे अटेंशन टू एवरी सिंगल कंपनी? No, sir, I don't think so. जी, जनरली नहीं होता जो ना No, उसमें। sir. यही एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अब जाहिर सी बात है, ऑफ एंड ऑन जो ऑन गोइंग मीटिंग्स है, एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है डिफरेंट कंपनीज की, हर कंपनी को जो है ना लुक आफ्टर करना या मेजॉरिटी कंपनीज को लुक आफ्टर करना, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होता जो ना उसमें। ठीक है, तो जहां उनकी रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करती है या डोमिनेशन एग्जिस्ट करती है वहां तो शायद उसको कर लें, लेकिन हर कंपनी को जो है ना मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना उनके पास नहीं है जो है ना उसमें। ठीक है जी। नाउ, role of institutional investors in corporate governance, they have the capability and capacity to influence. कैसे? How? क्योंकि सर उनकी मेजॉरिटी होती है, आई गेस, इन केस अगर उनकी मेजॉरिटी है। नहीं, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो अपना रिप्रेजेंटेटिव। एक तो देखिए ना, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं जिनके पास ये स्किल सेट अवेलेबल है, जो डिफरेंट डिसीजंस को एवेल्युएट कर सकते हैं कि डिसीजन बेहतर है या नहीं है जो है ना उसमें। सेकेंडली, दे हैव रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड, तो जब उनकी रिप्रेजेंटेशन भी है, उनके पास स्किल सेट भी है, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के मुकाबले में दे आर बेटर ऑफ इन मॉनिटरिंग और इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजंस व्हिच आर गोइंग टू बी टेकन इन द बोर्ड मीटिंग जो है ना उसमें। ठीक है जी। They can have a dialogue with the directors. Since these are institutional investors, so they have more bargaining power as compared to the individual investors. So they can also have a dialogue with the investors that these decisions should be taken for the betterment of the company, or these decisions can ruin the company, so these should be modified जो है ना। तो प्रेशर भी कर सकते हैं और डायलॉग के थ्रू भी जो है ना उनको कन्विंस कर सकते हैं जो है ना उसमें। They can have a regular evaluation of the financial reports। वो पहले जो बात हो रही थी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की, तो टेक्निकली जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसके अंदर यही है कि जो आपकी जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ द एनुअल रिपोर्ट्स को वैल्यूएट करें, जिसको जैसे हम एक उसका जो पर्सपेक्टिव है वो रेशियो एनालिसिस हो गया, या उन्हीं की बेसिस के ऊपर ट्रेंड एनालिसिस होता है या वर्टिकल एनालिसिस है, उसको परफॉर्म करके वो क्या कर सकते हैं, एवेल्युएशन कर सकते हैं कि कंपनीज जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, बुरा परफॉर्म कर रही हैं। और अगर वहाँ कोई मसले मसाइल हैं तो दे कैन फ्लैग ऑफ डेंजर सिग्नल्स के आने वाले टाइम के अंदर ये मसले, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उससे जो है ना बोर्ड को या जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको अवेयर कर सकते हैं जो है ना उसमें। एंड देन शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द अदर स्टेक होल्डर्स। ऑब्वियसली बात है कि ये जो फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठे होते हैं या टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, ये क्या करते हैं, डिफरेंट जो है एनालिसिस रिपोर्ट्स जो है ना वो इशू करते हैं, ब्लॉग्स वगैरह जो है वो जो है ना वो यूज कर रहे होते हैं। तो उनकी ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, एनालिस्ट जो रिपोर्ट्स हैं रिगार्डिंग द इंडस्ट्री, रिगार्डिंग द डिफरेंट कंपनीज, these are used by the other stakeholders as an information tool, और उस बेसिस के ऊपर वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। So if they are doing the evaluation of the financial reports, if they are doing the technical or the fundamental analysis, तो उस बेसिस के ऊपर वो क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं अदर शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर्स में, जो उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन करते हैं। एंड दे इंश्योर द जुडिशियस यूज ऑफ द बोर्ड। अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं तो दे आर लीस्ट कंसर्न टू वोट
ठीक है, they are disconcerted or they are unable to elect the directors who could represent them. लेकिन इनका ये है कि इनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स होंगे, दे आर कैपेबल, दे आर एक्सपर्ट, दे आर प्रोफेशनल्स, तो वो बोर्ड के अंदर जो है वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर सकेंगे। तो एक्चुअल उन लोगों की नॉमिनेशन पॉसिबल हो सकती है जो बोर्ड के डिसीजंस को जो है इफेक्टिवली जो है वो आगे कैरी आउट भी कर सकते हैं और उस बोर्ड को जो है वो इन्फ्लुएंस भी जो है ना वो कर सकते हैं। दे कुड और शुड सीक रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड। तो अगर इंडिपेंडेंट जो आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है बोर्ड में, तो उनकी बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन होने से जो बोर्ड की इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी जो है। हाँ जी, एनीवन हैविंग एनी क्यूरी और एनी क्वेश्चन? नो सर। चलें एक काम करते हैं जी। जी स्लाइड। शहरियार साहिब। जी सर। शहरियार, ये क्या मतलब है जो है ना कि ये फ्लैग ऑफ डेंजर सिग्नल्स? सर आपने बताया कि इनके पास प्रोफेशनल्स होते हैं जो एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उनको पता चलता है कि वो एनालिसिस से पता चलता है कि उनकी जो आगे कौन सी उनकी जो हर्डल्स आएंगी जो इन उसमें। सानिया, can you tell me कि what is the judicious use of the vote? Sania, can you hear me? ये ज़हन में रखिएगा कि ये आपके साथ साथ ना ये आई एम ऑल्सो मार्किंग दीज थिंग, जो पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग, जो खुद से क्वेश्चन कर रहे होते हैं या उसकी चीज़ को कोई बीच में ऐड इन कर रहे हैं, या इसके साथ साथ जो क्वेश्चन का जो है ना आंसर कर रहे होते हैं, देयर क्लास पार्टिसिपेशन मार्क्स, ठीक है, आर बीइंग नोटेड। तो जो लोग नहीं रिस्पॉन्स कर रहे तो दे शुड बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि बाद में फिर ये पार्टिसिपेशन या इस चीज़ के उनके मार्क्स जो है ना। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी जी पूछें। सर अभी जिस तरह पीछे एक स्लाइड में आपने बताया था कि कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं जो कंपनीज जो दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, लाइक जिस तरह अत्तसलात ने किया हुआ इसमें पीटीसीएल में। जी जी। उनके पास मेजर शेयर्स तो नहीं होते, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस आपने बताया था कि होता है जी। लेकिन अमूमन ये होता है कि कंपनी 51% शेयर रखती है अपने पास, इसलिए है कि जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं वो उनको इन्फ्लुएंस ना कर सकें। ठीक है, तो ये थोड़े शेयर्स होने के बावजूद कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? देखें दो चीज़ों को हमने कहा था ना, एक है मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग और दूसरे हैं कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। अब जनरली ऐसे ही होता है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं वही आपके कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स भी होते हैं, बिकॉज दे आर होल्डिंग मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स। तो जो मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन है उसकी बेसिस के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन है और वो फिर जो बिजनेस अफेयर्स है उनको भी लुक आफ्टर कर रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट जनरली जो है वो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे ज़्यादातर जो है इन्वेस्टमेंट्स इस वजह से की जाती हैं क्योंकि कंपनी को कंट्रोल करना है या ओन करना है या गवर्न करना है। वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो इन्वेस्टमेंट का सिर्फ पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि कंपनी को होल्ड करना है। जैसे हमने ये यहाँ पे बात की थी ना कि एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स हैं, तो इसमें इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है लेकिन इनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कंपनी को गवर्न या रन करना नहीं है, सिर्फ वहां से जो है ना उससे जो बेनिफिट है उसको जो है ना वो लेना है। तो नॉर्मली ऐसे ही होता है कि मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास मोर देन 50% शेयर्स हैं, आप जो बात कर रहे हैं, दे आर द वन हु आर कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और वही जो है ना वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। बट देयर कुड बी सिचुएशंस जहां पे डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट मेजॉरिटी तो नहीं है किसी के पास, लेकिन कंट्रोल जो है वो उन्हीं के पास है, तो ये पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि जनरली एक मिसकंसेप्शन है कि कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स कौन होंगे, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होंगे। तो उस चीज का ये आंसर था कि जरूरी नहीं है कि जो मेजॉरिटी है वही कंट्रोलिंग हो, दूसरे लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मेजॉरिटी का पर्सपेक्टिव सिर्फ ये था कि इन्वेस्टमेंट करना, कंपनी को रन करना या उसको कंट्रोल करना, उनका पर्सपेक्टिव नहीं है।
एक्सक्यूज मी सर। जी थैंक जी, यू। वेलकम। सर ये जो आपने अब पीछे आए गए हैं तो मेरा क्वेश्चन था, अच्छा, मैंने नोट किया था जी कि जी जो कॉर्पोरेट शेयर होल्डर वाली स्लाइड थी उसमें आपने ग्रुप में क्लब यूज किया था, कंसोर्टियम ग्रुप जो थे जी जी। सर, उसका मुझे समझ नहीं आया कि आपने कहा था कि ये वेस्ट में होता है क्या, इस तरीके से आपने नहीं नहीं, बोला था। ग्रुप्स का मतलब ये है कि डिफरेंट कंपनीज मिलके, ठीक है ना, वो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो क्रिएट जो है ना वो कर रही है। ठीक है, तो एक तो ये है ना कि एक कंपनी इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट कर रही है जो है ना, कि वो उनके पास जो फंड्स अवेलेबल है उनको जो है ना वो इन्वेस्ट कर रही है स्टॉक मार्केट में। दूसरा ये है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एज अ कॉर्पोरेशन, ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है ना वो क्रिएट करके उसको जो है ना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें दो हो सकते हैं, एक तो ग्रुप्स, ठीक जैसे है। पाकिस्तान के अंदर भी ग्रुप ऑफ कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे फौजी ग्रुप है तो उसके अंदर एफएफबीएल भी है, एफएफसी भी है, फौजी सीमेंट भी आ जाता है, फौजी जो है ना ये सीरियल्स है, इस तरह से डिफरेंट पोर्टफोलियो के अंदर अदर कंपनीज भी आती हैं। तो एक तो वो ग्रुप्स हैं कि जो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं एंड दे आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स देयर। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट, फॉर एग्जांपल बैंक्स मिलके एक कंसोर्शियम जो है ना क्रिएट कर लेते हैं, और वो कंसोर्शियम क्या कर रहा है, लेंडिंग कर रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहा है टू अदर कंपनीज। ठीक हो गया सर। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सर। वेलकम जी इसमें। सर ओके जी, इसीलिए जैसे सर ये नाम यूज होते हैं अटक, सर जैसे ये नाम यूज होते हैं कि अटक ऑयल ग्रुप ऑफ कंपनीज, जी बिल्कुल ऐसे सर ही ये है। इस सेंस में। जी जी, ग्रुप्स के अंदर जो है ना अटक ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है ना, ठीक है, ये इसी तरह से है कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, मतलब एक ही जो है ना मेन कह लें कि पार्टी है या फैमिली है जो उस जो है ना वो डिफरेंट कंपनीज को होल्ड कर रहे हैं, तो उसको वो ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम देते हैं जो है ना। जैसे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देखें तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, तो ये एजुकेशन नेटवर्क है जिसके अंदर डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं, स्कूल्स भी उनके हैं, कॉलेजेस भी उनके हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं, तो उस पूरे नेटवर्क को उन्होंने उस ग्रुप के साथ जो है ना वो एसोसिएट कर दिया। ठीक है, इसी तरह सर ग्रुप में मस्ट होता है ना कि एक फैमिली ने ही जो है होल्ड की हुई हो कंपनीज। नहीं, जरूरी नहीं है जो है ना, डिफरेंट इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं जो कि उस ग्रुप को जो है ना लेकिन सर ओन अभी करें। तक मतलब मेनली मैंने जो कंपनीज देखी हैं उसमें सारी फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स ही हैं जिन्होंने होल्ड किया हुआ है। जब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो यस यू आर राइट, मेजॉरिटी यहाँ पे जो है वो फैमिली ओन्ड ही जो है ना वो उस ग्रुप को कर रहे होते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ क्लोज ग्रुप दैट इज जो है ना वो ऑपरेटिंग। तो हम्म। पाकिस्तान के अंदर कॉन्टेक्स्ट जो है ना डिफरेंट है। वो यही बात है ना कि जो हम कहते हैं ना कॉर्पोरेशन में कि ऑनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम कंट्रोल, ऑनरशिप किसी और की है और कंट्रोल किसी और के पास है, तो ये यस। जनरली कॉर्पोरेशन में इफेक्ट तो यही होता है। लेकिन पाकिस्तान के केस में अगर आप देखें तो जनरली जो ऑनर्स हैं उन्हीं के पास ही कंट्रोल है। ठीक है, हम्म। वही लोग हैं जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स भी हैं, वही लोग हैं जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ही हैं, वही लोग हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर भी जो है ना वो सारा जो है ना वो खुद बैठे हुए हैं। तो यहाँ तो कॉन्टेक्स्ट ही थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट है। तो वैसे जब हम कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो उसमें जो कॉन्टेक्स्ट लाया करता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वहाँ ग्रुप ऑफ कंपनीज, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी जो है ना उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी जो है ना वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के केस में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। यहाँ वो जो ग्रुप भी बनता है वो जनरली वो फैमिली का ही ग्रुप होता है कि मेन ऑनरशिप या कंट्रोल उसी फैमिली के जो है ना वो कंट्रोल के अंदर होता है। ठीक है ओके जी, थैंक यू। ओके जी। नाउ देयर इज सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है ना उसमें 10% ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन द यूरोपियन कंपनीज डू नॉट नो हु देयर टॉप 50 शेयर होल्डर्स आर। जो भी हम बात कर रहे थे कि ऑनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम कंट्रोल, तो जो कंट्रोल करने वाले हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि हमारे टॉप जो शेयर होल्डर्स हैं वो कौन से हैं। 25% of their CEOs had met only half of their top 50 शेयर होल्डर्स जो है ना उसमें, सिर्फ उनमें से जितनी भी कंपनीज हैं उनके सिर्फ 25% CEOs ऐसे हैं जिन्होंने तकरीबन 50% ऑफ जो टॉप शेयर होल्डर्स हैं उनसे कभी मिले भी होते हैं जो है ना उसमें। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, इन पाकिस्तान मोस्ट लिस्टेड कंपनीज हैव मेजॉरिटी हेल्ड बाय अ फैमिली और a group and they do not seem to attach any importance to any other शेयर होल्डर। जो अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट ही टोटली जो है ना वो डिफरेंट है। तो यहाँ जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं वही करता धरता है, वही सारी जो है ना वो चीजों को जो है ना वो लुक आफ्टर भी कर रहे होते हैं। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल।
जी सर। Okay जी. Then there are shareholders expectation from a company जो है ना उसमें, ठीक है. What do shareholders expect from a company? Number one, accountability of the board members. Since shareholders have appointed board of directors to supervise the management or the managers of the business organization, तो ये भी चाहते हैं कि इनकी भी accountability हो, because most of the decisions or the supervisory role is done by the board. तो अगर board का कोई decision गलत होगा तो actually in effect कौन उससे होंगे? shareholders होंगे. कोई investment decision board ने गलत जो है ना वो approve करा लिया, तो उसका जो repercussion होंगे at the end of the day shareholders की investment जो है ना वो डूबेगी. तो दे ऑल्सो मेक श्योर के जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनको भी अकाउंटेबल करना चाहिए, इनको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए. अगर डिफॉल्ट होगा कंपनी का, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होगी या बैड फेम होगी, तो डायरेक्टर शुड ऑल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट. ट्रांसपेरेंसी इन ऑल ट्रांजैक्शंस, कि जितने भी जो है ना ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसके अंदर कोई लूप होल्स नहीं होने चाहिए, कोई उसके अंदर कम्प्लेक्सिटी या वेगनेस नहीं होनी चाहिए. जो भी काम है वो तमाम स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर्स को जो है ना वो ट्रांसपेरेंटली जो है ना उस इंफॉर्मेशन को जो है ना प्रोवाइड करना चाहिए. देन द कंपनी इंटरेस्ट ओवर द सेल्फ इंटरेस्ट. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड प्रोटेक्ट द interest of all the stakeholder of the company. Their primary responsibility is to safeguard the interest of the company, not to protect their individual interest. तो वो जो लास्ट में भी हम लोगों ने बात की थी, putting self interest over the institution interest, ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको साथ साथ क्या करना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए. ना सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहिए बल्कि प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि पहले इंस्टीट्यूशन है और उसके बाद उनके अपने इंटरेस्ट हैं. And then the shareholders expect that a company should have effective and efficient management leading to good returns and the capital growth. Effectiveness और efficiency को कैसे differentiate करेंगे? How can you differentiate between effectiveness and efficient? सर इफेक्टिवनेस ये होता है कि जो डिसीजन लिया जाए वो सही हो, उसके रिजल्ट्स. एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आप मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करें. Very right. ठीक है. इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग्स जो है ना उसमें, कि जो डिसीजन करें, जो काम करें जो है ना वो ठीक हो, जो है ना उसका एंड रिजल्ट जो है ना वो ठीक है और जो ये ठीक तरीके से हुआ है. और जो एफिशिएंसी है वो ये है कि गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द मिनिमम इनपुट जो है ना उसमें. तो कम रिसोर्सेज यूज करके ज्यादा रिटर्न्स अर्न करना, ज्यादा जो है ना वो कैपिटल ग्रोथ इंश्योर करना, ये जो है वो एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव में आ जाएगा. और इफेक्टिवनेस ये है कि जो भी डिसीजन कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो ठीक हो, वो अच्छे तरीके से करें. एंड फेयर शेयर प्राइस ऑफ द रियल प्रॉफिट्स. सम टाइम ऐसा होता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, प्रॉफिट अच्छे होते हैं, लेकिन मार्केट में शेयर प्राइस अच्छी नहीं होती, जो है ना कंपनी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, या कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं कर रही स्टॉक मार्केट में जो है ना प्राइसेस की फॉर्म के अंदर. तो और शेयर होल्डर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि व्हाटसोएवर द प्रॉफिट सिचुएशन इज, दैट इज ट्रूली रिफ्लेक्टेड इन द शेयर प्राइस. मींस जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करे, तो उसी के अकॉर्डिंगली कंपनी की जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है वो भी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए. तो वो जो ट्रांसपेरेंसी वाला फैक्टर है कि जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर डिस्क्लोजर दे रही हैं, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन जो है ना डिस्क्लोज हो रही है, तो उससे क्या होगा कि शेयर होल्डर्स विल गेन कॉन्फिडेंस इन द कंपनी, और उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट वो अपनी इंक्रीज करेंगे. जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर भी इंक्रीज हो जाएगी. ओके जी, ठीक है. शेयर होल्डर्स hold on the board. Number one, shareholders must approve number one class 1 transactions. Class 1 transactions are the ones which are large size relative to the size of the company. Means कुछ कंपनीज के लिए जो है ना वो 1 मिलियन की ट्रांजैक्शन भी जो है ना वो लार्ज हो सकती है, लेकिन दूसरी जो कंपनी है उसमें शायद 50 मिलियन की ट्रांजैक्शन जो होगी वो लार्ज जो है ना कंसिडर होगी. तो डिपेंडिंग ऑन द टोटल साइज ऑफ द कंपनी, अगर बड़ी कंपनी है तो बड़ी जो इन्वेस्टमेंट्स या ट्रांजैक्शंस होंगी वो क्लास 1 ट्रांजैक्शन कहलाएंगी. फॉर एग्जांपल एक थ्रेशोल्ड सेट कर लिया जाता है कि जो ओवर 10 मिलियन ट्रांजैक्शंस हैं, दीज वुड बी कंसीडर्ड एज क्लास 1 ट्रांजैक्शंस. तो इसका अप्रूवल किसने देना है? बोर्ड ऑफ जो शेयर होल्डर्स हैं वो उसका अप्रूवल देंगे. उसके जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं खुद से नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जांपल
नॉर्मल रूटीन के अंदर एक पेटी कैश जो है ना वो इंश्योर कर दिया जाता है, और वो पेटी कैश जो है ना जो अकाउंटेंट है उनको दे दिया जाता है कि उनकी डिस्कशन के ऊपर होता है कि पेटी कैश की यूटिलाइजेशन वो कर सकते हैं। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर कोई स्पॉट परचेजिंग करनी है तो वो अप टू 50,000 या 1 लाख जो है वो फॉर एग्जांपल उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी है जो है ना उन्होंने CFO को या अकाउंट्स मैनेजर को, उससे ऊपर की अगर कोई परचेज होगी तो उसके लिए उसको क्या करनी पड़ेगी, अप्रूवल प्रॉपर जो है ना वो सीक करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल इसी तरह से है कि क्लास 1 ट्रांजैक्शन या जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं वो मैनेजर्स खुद से नहीं कर सकेंगे, उसकी अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसमें। इसी तरह से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, डिफरेंट जो है ना वो कंपनीज हैं, उसमें क्या कर रही हैं, सब्सिडरीज हैं या होल्डिंग कंपनीज हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ जो ट्रांजैक्शंस कर रही हैं, तो वो जो शेयर और जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है दैट शुड आल्सो बी disclosed or approved from the shareholders. Then there are financial statements. इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, दैट ऑडिट रिपोर्ट इज बेसिकली प्रिपेयर्ड फॉर द शेयर होल्डर्स, कि वो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो ठीक है, उसके अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हुई है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ठीक है या नहीं है, या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं। जनरली दो टाइप जो मेन क्लासिफिकेशन है ऑडिट रिपोर्ट की, एक क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, दूसरी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट? सर क्वालिफाइड रिपोर्ट ऐसी होती है जो कि जो है वो जिसमें कोई भी एम्बिगियसनेस, कोई भी जो है वो एरर नहीं फाइंड किया जा सकता, जबकि अगर किसी में जो है वो एरर आ जाती है तो वो सेकंड टाइप आ जाती है। सर ऐसा नहीं है, क्वालिफाइड में कोई ना कोई एरर होता है, जबकि अनक्वालिफाइड में किसी किस्म का कोई एरर नहीं होता। ठीक है, वेरी राइट। जो है ना जो क्वालिफाइड है उसका मतलब है कि कोई क्वालिफिकेशन है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने प्रिपेयर की हैं वो ट्रू और फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही, किसी अकाउंटिंग पॉलिसी का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो है ना जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जो है ना कोई इशू है, तो उस रिपोर्ट को क्वालिफाइड जो है ना वो रिपोर्ट दी कहा जाता है। और जैसे ऐसी रिपोर्ट जो बिल्कुल क्लीन हो, जिसमें कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर कोई भी ऑब्जर्वेशन या कोई रिजर्वेशन नहीं है ऑडिटर की, ऐसी को जो है ना वो अनक्वालिफाइड कहा जाता है। जनरली क्वालिफाई का हमारे ज़हन में ये आता है जी कि क्वालिफाई का तो मतलब ये होता है जो बंदा उस क्राइटेरिया पे फुलफिल करता है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, यहाँ क्वालिफिकेशन, क्वालिफाई निकला है क्वालिफिकेशन से, जिसका मतलब है कोई ऑब्जर्वेशन, कोई जो है ना वहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन, कोई प्रॉब्लम जो है ना डिटेक्ट हुई है, कोई एरर डिटेक्ट हुआ है, जो है ना फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है, तो शेयर होल्डर की जो ऑडिटर्स हैं वो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एरर जो है ना फाइंड करते हैं, कोई प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, तो वो जो रिपोर्ट जो इशू करते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड रिपोर्ट। और सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर क्या कोई भी ऑडिट की रिपोर्ट मतलब होती है अनक्वालिफाइड? जी बिल्कुल होती हैं सर कैसे मुमकिन है? क्यों, कैसे मुमकिन, क्या मतलब है आपका? आपका मतलब ये ऑडिटर को इस वजह से हायर किया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये बताए कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ठीक मेंटेन की गई हैं? सर नहीं, लाजिम ठीक तो सर मेंटेन होती नहीं है ना, 100% कहाँ हो सकती है? ठीक है, तो ये रियलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं। कुछ तो वो ऑब्जर्वेशन देते ही होंगे ना? जी जी बिल्कुल देते हैं, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट्स इशू होती है ना। आपका क्वेश्चन क्या है कि क्वालिफाइड रिपोर्ट्स इशू होती है या नहीं होती? जी सजाद। सर उनका इंटरनेट का इशू है शायद। अच्छा चले, कोई इशू नहीं, क्वालिफाइड रिपोर्ट्स बिल्कुल इशू होती है कि अगर ऑडिटर क्या इशू है सर? कोई इशू नहीं है, कोई ऑडिटर अगर कोई जो है ना कोई एरर या उसमें कोई मिस्टेक जो है ना डिटेक्ट करता है, तो वो जो रिपोर्ट इशू की जाएगी उसको क्वालिफाइड रिपोर्ट कहा जाएगा। अगर वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल फेयरली रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी रिपोर्ट को बेसिकली अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों जी जैसे अभी सजाद भी एक्सक्यूज मी सर, जी जी वो सजाद भाई भी जो डिस्कस कर रहे थे वो रियलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे थे कि क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जितने बैठे हुए हैं क्या वो सच में वाकई अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देते हैं? ये अब फिर वही बात चली जाती है कि डिपेंड करता है कि उस ऑडिटर की क्रेडिबिलिटी को, ठीक है, कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में जो है ना वो कर रहा है, लेकिन होनी चाहिए क्रेडिबिलिटी
जी जी क्रेडिबिलिटी की तो बात ऑडिटर पे आती है, पर मेन डिपेंड करता है ना क्लाइंट डाटा भी कैसा प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल सही है। इसीलिए ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखता है कि जो क्लाइंट ने हमें डाटा प्रोवाइड किया उसके मुताबिक फाइनेंशियल्स हाँ, बने बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द अवेलेबल। क्लाइंट। हाँ बिल्कुल ऐसे जो है ना। जी रियाज साहब, आप जी। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर इसमें एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होती है हर कंपनी की, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स बनाती है, और फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज है उसका ऑडिट होता है। बिल्कुल। इज इट कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट रिपोर्ट देती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट, दैट इज अनक्वालिफाइड, वंस इट्स ऑडिटेड बाय क्वालिफाइड ऑडिटर्स देन इट बिकम्स क्वालिफाइड? कैन वी से दैट? यस। Sorry sir, Any दोबारा बोलें। financial report prepared by the finance department of the company before audit will be called unqualified? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है जो ना उसमें। देखें, जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि बड़ी कंपनीज के अंदर तो आपका अकाउंटिंग या फाइनेंस डिपार्टमेंट सेपरेट है, उसके बाद एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। इंटरनल ऑडिट वाले भी क्या करते हैं, पहले आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो है ना वो इंटरनल ऑडिट या वेरिफिकेशन करते हैं, देन एक्सटर्नल ऑडिटर इज इनवाइटेड और वो उसको जो है ना वो वेरीफाई करता है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है कि जी कि उसकी ऑडिट करने से पहले जो है वो, मेरे ख्याल में जो क्वेश्चन आपका ही वो ये है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसके ऑडिट करने से पहले जो रिपोर्ट होगी उसको हम अनक्वालिफाइड कहेंगे, यही कह रहे थे आप? जी सर। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है जो है ना उसमें, वो तो अनऑडिटेड रिपोर्ट है, दैट इज नॉट अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, that would be called as unaudited report because that is not being audited by a specialist जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो है ना। जनरली पाकिस्तान के अंदर आई कैप से जो रजिस्टर्ड जो है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं वो क्या कर सकती हैं, ऑडिट परफॉर्म कर सकती है। तो अगर उन्होंने ऑडिट नहीं किया तो उसको अनऑडिटेड रिपोर्ट कहेंगे। ऑडिट जब हो गया है, अगर ऑडिटर उसमें कोई क्वालिफिकेशन रेज करता है, कोई ऑब्जर्वेशन रेज करता है, कोई मिस्टेक आइडेंटिफाई करता है, तो ऐसी जो रिपोर्ट है उसको हम कहेंगे क्वालिफाइड रिपोर्ट। अगर उसमें कोई जो है ना एरर या कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी चीज नहीं है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट, तो उसको हम बेसिकली कहते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट। इसके अलावा जो है वो एक दो और भी पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करते हैं, वो आगे जाके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह उन टाइप्स को भी जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे जो है ना उसमें। ठीक है जी, आगे डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन, तो शेयर होल्डर्स आल्सो। जी 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 प्लीज सर मैं थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ जो भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जिनका नाम नहीं पता था, मैंने नाम देखा नहीं यहाँ पे। रियाज साहब पूछ रहे थे। जी रियाज साहब। सर रियाज साहब जो जैसे पूछ रहे थे ना कि जैसे नॉर्मली एक इंटरनल डिपार्टमेंट है, जी जी, वो इंटरनल ऑडिट कर गया, फॉर एग्जांपल जैसे बैंक्स हैं आपके, जी ठीक है, उनका इंटरनल ऑडिट भी होता है, एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है। बिल्कुल ठीक है। तो सर उसमें ये चीज़ आती है, सॉरी मुझे कॉल आ गई थी वो मैंने काटी बीच में। इंटरनल ऑडिटर जैसे अब कंपनीज हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनीज ही कर रही होती हैं अक्सर, किसी कंपनी किसी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनमें भी सर ये क्वालिफाइड वाला और अनक्वालिफाइड वाला इशू आ जाता है। हालांकि कंपनीज मतलब क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो इनकी ऑडिट रिपोर्ट बना के देते हैं। सही है, मतलब दोनों में है चांस इस तरह का ना। मेरे ख्याल में शायद ऑडिट जो होता है एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद होता है, रनिंग ऑडिट नहीं होता। रनिंग अकाउंट तो फाइनेंस डिपार्टमेंट चला रही होती है ना। बिल्कुल मैनेजमेंट अकाउंट्स होते हैं, एनुअल ऑडिट उसका मैनेजमेंट अकाउंट्स होते हैं। होल्ड इट आफ्टर 1 ईयर इफ इट्स एनुअल ऑडिट। ऑडिट तो है ना वो एनुअल होता है, डिपार्टमेंट चला रही होती है कंपनी को। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पर जब कंपनी के अकाउंट्स बनते हैं ना